बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद है। कहता है जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज़ हो चुका है और दूसरे दिन का खेल अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है। आज इस दिन को डिस्कस करेंगे कि आज किस अप्रोच के साथ पाकिस्तानी बैटर्स ने श्रीलंकन बॉलर्स का सामना किया और अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी तीसरे दिन, और साथ साथ श्रीलंकन टीम की स्ट्रेटेजी क्या होगी और किस अंदाज से इस टेस्ट मैच को एनालाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड भी बने कि शाहीन शाह अफरीदी ने 100 विकेटें हासिल की हैं और उन्होंने एक बड़ा संग मील अपने नाम किया। इसके साथ साथ सरफराज अहमद ने 3000 रन इस टेस्ट मैच के दौरान मुकम्मल किए और वो पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने 3000 रन का माइलस्टोन अचीव किया। और मजमूई तौर पर अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के 20वें बैटर हैं कि जिन्होंने 3000 रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए हैं। और जब हम बात करें टेस्ट क्रिकेट के हवाले से तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत है कि जब जब दुनिया में टेस्ट क्रिकेट का तस्करा होगा, जब जब रिकॉर्ड का तस्करा होगा तो इनका नाम सरे फहरिस्त होगा। इनके तस्करे के बगैर ये बुक और ये रिकॉर्ड कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब, जो अब हमारे परदेसी बाबू हो चुके हैं, इस्लामाबाद से आए और हमारी खुसूसी दावत पर अपनी फैमिली की गुनागुन मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला और आज हमारे शो को इन्होंने अपनी प्रेजेंस से जो है वो रौनक बख्शी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। देखें, परदेसी चाहे जितने भी हो जाएं, मगर जो पैदाइश है वो कराची की है और कराची में सारी क्रिकेट भी खेली, डिपार्टमेंट से भी खेली, एसोसिएशन से भी खेली। मगर अब एक बेटा जो है वो रावलपिंडी से जो है रीजनल अंडर 19 खेल गया माशाल्लाह से, और कोशिश ये रहती कि अपना शहर था, अपनी सिटी जहाँ क्रिकेट खेली है वहाँ पर वापस आए। तो अभी ओकेजन के लिए एक हफ्ते के लिए यहाँ पर आए हूँ, मगर अगेन इस्लामाबाद में एंजॉय कर रहे हैं वेदर को भी, क्रिकेट को भी, और थ्रू आउट टेस्ट मैच चल रहा है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। राइट। और हसन रजा की बड़ी एक इनकी एक अच्छाई है कि जी टीवी की मोहब्बत में भले ही इस्लामाबाद में रहते हैं, नज़र से दूर होते हैं, लेकिन हमारे और जी स्पोर्ट्स के दिल के बड़े करीब में जब जब हम इनको दावत देते हैं, इनको जब जब जहमत देते हैं, ये हमेशा जो है हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सो मच हसन वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। लेकिन साथ साथ आज ऐसा लगता है कि मैं जो गुफ्तगू का आगाज़ इस्लामाबाद से कर रहा हूँ, हसन रजा हमारे इस्लामाबाद से आए हुए दोस्त हैं। इसके साथ साथ हम अपने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं और ख़ास तौर से उन दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं कि जिनका ताउन हमेशा से जी स्पोर्ट्स को हासिल रहता है। उन्हीं में से एक सैयद मोहसिन अली, जो गुज़िश्ता शो में भी मेरे साथ मौजूद थे, आज अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पे भी आपके सामने सैयद मोहसिन अली साहब, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुंसलिक रहे, बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स के यूट्यूबर भी हैं और बहुत ही बोल्ड और बुलंद बोलते हैं। तो आज मोहसिन भाई की भी सालगिरह है, तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से सैयद मोहसिन अली साहब आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक हो। स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं सैयद मोहसिन अली साहब की। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। गॉल टेस्ट में सलमान आगा और सऊद शकील ने लंका में शाहीनों की लाश बचा ली। पाकिस्तान की 5 विकेटें 101 रन पर गिरने के बाद मिडिल ऑर्डर का शानदार कमबैक। कौमी टीम को खसारा खत्म करने के लिए 91 रन दरकार। सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में अहम संगे मील उबूर कर लिया। साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बैटर बन गए। शाहीन शाह अफरीदी को 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने पर साबिक क्रिकेटर्स और साथी खिलाड़ियों का खराज तहसीन। ACC एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को इबरतनाक शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान को भारत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाता तो ये इन शायकीन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मिसबाउल हक। भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप और एशिया कप के बायस राहुल द्रविड़ को आराम देने का फैसला। दौरे आइलैंड में VVS लक्ष्मण सपोर्ट स्टाफ के हेड होंगे। पाकिस्तान के लिटिल स्टार हुजैफा शाह ने इंटरनेशनल अंडर 13 स्क्वैश टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम सिंगापुर पहुंच गई। कौमी टीम कल सिंगापुर के खिलाफ वाहिद दोस्ताना मैच खेलेगी। मेसी ने अमरीकी MLS क्लब ज्वाइन कर लिया। जोकोविच का सहर टूट गया। वर्ल्ड नंबर 1 अल्कराज पहली मर्तबा विंबलडन ओपन जीतने में कामयाब। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह आपने टॉप स्टोरीज में भी देखा, प्रोग्राम की इब्तिदा में भी देखा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बैटिंग कर रहा है और तीसरे दिन किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ग्राउंड में उतरेगा, श्रीलंका की टीम की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक जो मैच हुआ है ज़रा उसकी एक समरी पर निगाह डालेंगे ताकि अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकें।
ये आपके सामने स्क्रीन पे समरी है, 312 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका की टीम ने एक मुश्किल मौके पे डिसिल्वा ने 122 रन की इनिंग खेली। एंजेलो मैथ्यूज ने हमेशा की तरह अपने एक्सपीरियंस को बरोकार लाते हुए 64 रन स्कोर किए। करुणारत्न ने 29 रन बना सके। अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तीनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने तक 221 रन स्कोर किए। 69 रन के साथ नॉट आउट हैं सऊद शकील और सलमान आगा जो है 61 रन के साथ क्रीज पे मौजूद है। 91 रन से पाकिस्तान को अभी भी जो है वो खसारा है और पाकिस्तान के 101 रन में 5 आउट हो गए थे। उसके बाद फिर 120 रन की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान। लेकिन जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान ने बैटिंग की है कि पाकिस्तान के बैट्समैन ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम से मुतासिर है और उसी अंदाज से बेसबॉल क्रिकेट खेलने की कोशिश उन्होंने की है, क्योंकि बाबर आजम भी ज़्यादा विकेट पे नहीं रुक सके, सरफराज अहमद भी नहीं रुक सके। शान मसूद ने 39 रन की इनिंग खेली, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 30 जो है वो गेंदों का सामना किया। तो एग्रेसिव पाकिस्तान ने अप्रोच के साथ आगाज़ किया। हसन रजा से जानेंगे कि क्या रहा अब तक इस मैच में। हसन, जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान ने बैटिंग की है उसको आप किस तरह एनालाइज करते हैं, क्योंकि आप बड़े मशहूर थे डोमेस्टिक में सिंगल डबल लेने के लिए, विकेट पे स्टे करने के लिए। आज हमने देखा पाकिस्तान ने अपने मिजाज के, अपने मूड के बरखिलाफ आगाज़ किया। देखें, जब से इंग्लैंड की सीरीज हुई है पाकिस्तान में और 500 रन किए उन्होंने रावलपिंडी में, और जिस तरह से फास्टेस्ट टेस्ट में जो भी रिवर्स शॉट खेलने शुरू कर दिए, डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट्स क्रिकेट में खेले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो पड़ता है दूसरी टीमों पे भी। जो कोचेज होते हैं टीमों के वो बताते हैं प्लेयर्स को कि जो रन रेट है, स्ट्राइक रेट जो है वो तेज़ करें आप, जिसकी वजह से सरफराज अगर देखें आप तो शॉट खेले थे, स्वीप शॉट खेलते हैं उन्होंने बैक टू बैक 2 शॉट्स खेले स्वीप। उसके बाद फिर वो LBW हो गए, क्योंकि टॉल गाय जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जयसूर्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। और जब से हम ऑर्थोडॉक्स बॉल की अगर बात करें तो ट्रम्प कार्ड लेग स्पिनर होता था एक ज़माने में, मगर अब ट्रम्प कार्ड जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है जो आम बॉल करता है, और प्लेयर जो हेजिटेशन से उसको बैट फर्स्ट से खेल रहे होते हैं आगे, जहाँ पर चांसेस होते हैं लगने के बैट फर्स्ट और शॉर्ट लेग पे और शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर लिया हुआ होता है, स्पिन होता है बॉल टर्न। तो अगेन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन बना पाकिस्तान टीम में वो इंपॉर्टेंट था, जो सऊद शकील ने और आगा सलमान ने टीम को संभाला दिया। वहाँ से वो खेलने शुरू हुए और फिर स्ट्राइक रेट तेज करते गए और जहाँ लूज बॉल मिली वहाँ अटैक किया, और प्रेशर जो है वो श्रीलंकन कैप्टन्स पे भी उनके बॉलर्स पर डाला उन्होंने। लेकिन आपको लगता है हमारा स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट के जो मिजाज है उसके हिसाब से ही खेल रहे होते हैं। ये हमारा स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है कि अगर हम इंग्लैंड को कॉपी कर रहे हैं या दूसरों को देख के, वो जो कहते हैं उर्दू में एक मिसाल है कि दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाई जाती, तो इस अंदाज से हम खेल रहे हैं। आपको लगता है कि इसका अगर ये 101 पे 5 आउट थे तो पाकिस्तान को खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता था? बिल्कुल उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है, मगर फिर भी आप देखें कि अगर बाबर आजम टॉप बैट्समैन है और वो शॉर्ट लेग पे आउट हुए, उसके बाद मेन की बैट्समैन है वो भी, और 150-200 रन तो लाजमी करते हैं जब वो क्रीज पे स्टे करते हैं। शान मसूद भी उनके साथ अच्छा खेल रहे थे। अगेन मैं शान मसूद की बात करूंगा कि स्पिनर पे जब भी आप खेलते हैं तो फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है आपको, और क्रॉस ना जाएं आप ऐसी पिचेस पे जहाँ वो थोड़ा बैक फुट पे गए और LBW हुए, इम्पैक्ट इन लाइन में स्टम्प्स नजर आ रही थी लेग स्टम्प की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अदरवाइज सऊद शकील के देखें टेक्निक थ्रू आउट बड़ी अच्छी चल रही है अब तक। उनको पता है कि टेस्ट स्टेटस उनको मिला हुआ है और टेस्ट में वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सलमान आगा यूजफुल एज ए ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं वो, उसके बाद ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। तो 130 या 29 रन की पार्टनरशिप दोनों के दरमियान रही है। अभी भी 90 रन की मेरे ख्याल में लीड रहती है, और अगर खेलते रहेंगे दोनों बैट्समैन, अगर पार्टनरशिप लगाएंगे तो प्रेशर डाल सकते हैं श्रीलंकन कैप्टन पे भी, उनकी टीम के बॉलर्स पे। अच्छा हसन, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े तवील अरसे तक कप्तान रहे, ऑलमोस्ट आपने 85-87 मैचेस में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तानी की, और इस हवाले से भी जो है हसन रजा का नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत है। लेकिन एज ए कैप्टन आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे टीम में आपने रन भी की है, कोच भी आप रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के जहन में ये है कि चौथी इनिंग श्रीलंकन सॉइल पे हमें खेलनी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर और श्रीलंकन स्पिनर्स हमें तंग कर सकते हैं, तो पहली इनिंग में इतनी एग्रेसिव इनिंग खेलो, इतने रन कर दो कि चौथी इनिंग तक मामला ना जाए? हाँ, इंपॉर्टेंट तो सेशन पे सेशन होती है टेस्ट क्रिकेट हमेशा से। अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में श्रीलंका के भी 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आई वहाँ पर भी टॉप ऑर्डर जो है फेल हो गया। महमूद भी आउट हुए, पॉइंट पे खेलते हुए गए अभी शॉट। उसके बाद बाबर आजम भी आउट हुए और अब्दुल्ला शफीक जो थे वो भी आउट हुए। तो प्रेशर जो है बैट्समैनों पे आता है, मगर ये है कि जब आप टेस्ट मैच में सेशन पे सेशन खेलते रहते हैं तो वहाँ पार्टनरशिप लगाते हैं, वहाँ टीम की मजबूती आती है। वो दोनों ने जो एग्जाम्पल शो किया, सलमान आगा ने और सऊद शकील ने। इंपॉर्टेंट ये है कि 90 रन पहले करें, दोबारा जाके स्ट्राइक रेट करें। और श्रीलंकन जब भी हम गए, श्रीलंका में मुरलीधरन हो गए या बड़े बड़े हेरत रंग का जो बॉलर होते थे, तो अगर सीधा स्ट्रेट खेलते रहेंगे तो बैटर पैड लगता है। जब तक आप फुटवर्क
मोमेंट को निकालेंगे नहीं क्रिकेट में और स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो प्रेशर जो है श्रीलंकन बॉलर डालते हैं आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आज नजर आई थी कि जहां ऑन पे बॉल मिल रही थी सलमान आगा को, उन्होंने ऑन ड्राइव खेले, लेग स्टंप पे खेले, बैकफुट पे ऑफ स्पिनर आए, पंच किया, एक्स्ट्रा कवर पे खेले। सऊद शकील ने स्वीप शॉट खेले बड़े अच्छे। फिर ऑफ कटर बॉल जब ऑफ स्टंप पे आती है आप तो वहां पर कट खेलते हैं बैकफुट पे जाके। तो स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बॉलर्स को डोमिनेट करते रहेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो प्रेशर जो है वो कम आता है बैट्समैनों पे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब टारगेट यही होगा कि 90 रन पहले करें और 150-200 जितने ज़्यादा रन होते हैं उनको दें ताकि फिर दोबारा जो है अगेन जो इनिंग में है उनको प्रेशर डालें इस पर। ऑलराइट, हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस स्ट्रेटजी को मजीद डिस्कस करेंगे। ये 120 रन की पार्टनरशिप नहीं लगती तो फिर पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता और फिर इस पर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होती। वैसे तो क्रिकेट में इफ एंड बट्स नहीं होते, लेकिन बहरहाल जिस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने खेला इसको मजीद एनालाइज करेंगे यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर हसन रजा से इस टेस्ट मैच के हवाले से जहां पे 120 रन की बड़ी जबरदस्त वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया सलमान आगा और सऊद शकील ने। इन दोनों ने अपनी इनिंग के हवाले से, इस पार्टनरशिप के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्लान यही किया था कि इधर एक पार्टनरशिप लगाएंगे और जो अपने शॉट्स हैं उनको कोशिश करेंगे खेलते जाएं। तो उसी में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और जो मेरे ख्याल से जो हमारी इनिंग की बेस्ट थिंग थी वो हमने स्ट्राइक रोटेट जो किया ना उससे उन पर थोड़ा प्रेशर आया और हमने प्लान भी यही दोनों ने मिडिल में किया था। जब आगा आया तो हम थोड़ा सा उस टाइम बैकफुट पे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगा से आया तो हमने यही बात की या जो भी हम पीछे काम कर रहे थे कि हम स्ट्राइक रोटेट करते रहे। मेरा आदत है थोड़ा सा मैं शुरू में अर्ली ऑन टाइम लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने बाद में कोशिश की कि मैं जो है ना अपना स्ट्राइक रोटेट करता रहूँ, कोशिश करूँ कि यार अगर मुझे वहाँ पे बाउंड्री भी मिल जाए ताकि हम पे प्रेशर ना आए। प्लान यही था कि यार पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और जो अपनी गेम है जिस भी मेरी पॉजिटिव में खेलता हूँ और ये भी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेता है लेकिन इसकी जो शॉट्स हैं खेलता जाए। तो दोनों ने बात यही की थी कि स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि रन्स जो है ना वो निकलते रहें और यही मेरे ख्याल से हमारी प्लानिंग थी और मुसलसल बात यही हो रही थी। और जब हमने ऑब्वियसली हम लोग 50 कर गए दोनों तो फिर प्लान यही था कि सॉफ्ट डिसमिसल ना कोई हो और कोशिश यही करें कि जो है वो इस इनिंग को जितना लंबा कर सकें। कल भी यही कोशिश करेंगे कि इनिंग को जितना लंबा कर सकते हैं, जितना टीम के लिए स्कोर बना सकते हैं बनाएं। जी अर्ज़ा, आपने सुनी सलमान आगा और सऊद शकील की इस पार्टनरशिप के हवाले से गुफ्तगू। हसन, ये पार्टनरशिप कितनी वाइटल साबित होगी और इस मैच के रिजल्ट को सेट करने में कितना वाइटल ये रोल प्ले करेगी? क्योंकि अगर इसको कल प्रोलॉन्ग करती है सलमान आगा और सऊद शकील की पार्टनरशिप अगर प्रोलॉन्ग कर दिए तो एक बड़ा डिसेंट स्कोर बोर्ड पर नजर आएगा। बिल्कुल डिसेंट स्कोर बोर्ड पे जो है रन नजर आएंगे। और इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी ये बताया कि जिस तरह से दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है और स्पेशली एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन सऊद शकील और राइट हैंड बैट्समैन सलमान आगा है, तो ज़रूरत होती है कि इस टाइम पे ऐसे बैट्समैन को जाने की, पार्टनरशिप लगाने की। क्योंकि टॉप ऑर्डर इमामुल हक को देखें, अगर अब्दुल्ला शफी को देखें 19 रन पे वो आउट हो गए थे, फिर उसके बाद बाबर आजम मेन बैट्समैन है वो भी आउट हो गए। तो यही एक टेस्ट मैच में जो चौथे और पांचवें नंबर की जो इनिंग्स होती है बीच में वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो दोनों ने की और 120 रन से ऊपर दोनों ने पार्टनरशिप लगाई। तो इंपॉर्टेंट एक सेशन अगेन जो है वो गोल टेस्ट है क्योंकि हम लोग खुद भी वहाँ खेले हैं श्रीलंका में। विंड काफ़ी चल रही होती है, हवा चल रही होती है, तो जितने भी कैप्टन होगा अभी इस टाइम पे श्रीलंकन कैप्टन और जो उनकी जो स्ट्रेटजी होगी वो अटैक पे होगी। अभी 10 ओवर अर्ली ऑन जो है उनको विकेट चाहिए होंगी श्रीलंकन बॉलर्स को, तो वहाँ वो डेफिनेटली अटैक करेंगे कि यहाँ एक ब्रेक थ्रू मिले क्योंकि मॉइस्चर होता है और गोल टेस्ट में जब खेल रहे हैं आप तो सरफेस ऐसा है इसके चारों तरफ हवा भी चल रही होती है, बॉल सीम और स्विंग होता है थोड़ा सा, तो एडवांटेज लेंगे। मगर अगेन अगर पार्टनरशिप लगती है अच्छी तो एक टारगेट 150 से ऊपर मजीद ये लीड दे सकते हैं श्रीलंकन बैटर्स को ताकि ये प्रेशर डालें इस टीम में। अच्छा, क्या मैसेज आप समझते हैं ये मिला होगा पाकिस्तान टीम के बैटर्स को कि एग्रेसिव खेलना है या प्लेयर्स के जहन में एशिया कप और वर्ल्ड कप में सिलेक्शन भी है? देखिए मैंने पहले ही बताया कि मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, जिस तरह से मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले जिस तरह से खेल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान के कोचेज भी जो है वो आए हुए हैं, कोचेज बता भी रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करें। पहले हम 1.5 रन के एवरेज से 2 रन के एवरेज से खेलते थे, मगर अब कोशिश हो रही है, इंग्लैंड ने देखें अगर 4 रन के एवरेज से खेलती है वो, मगर अब ये है कि 3 रन के एवरेज 3 रन से ऊपर ये लोग जा रहे हैं। जिस तरह से अभी प्रेस रिलीज हुई है जब सलमान आगा ने और सऊद शकील ने बताया कि जब हम अर्ली ऑन गए पिच पे तो हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया था या टॉप ऑर्डर आउट हो गया था, तो यहाँ हमने कोशिश करी कि स्ट्राइक रोटेट करें। और श्रीलंका में जब भी हम गए हमें याद है कि जयसूर्या जैसे बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर या मुरलीधरन या समरा वीरा जैसे बॉलर होते थे कि अगर हम जब लंकन पिचेस पे खेलते हैं तो वो पैचेस बनाते हैं, रफ पैचेस पे वहाँ पर टर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वो ग्रिप कर लेते हैं बैट्समैन को और पकड़ लेते हैं, वहाँ पर आउट कर लेते हैं, एक सेशन लगता है उनका। यहाँ पर उन्होंने दोनों ने स्टडी यही अपनाई कि वो
वो सिंगल डबल्स करते रहे। और सऊद शकील जो है लेग स्टंप पे बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे थे, उन्होंने स्वीप शॉट भी खेला, ऑन साइड पे भी खेला और प्लेसमेंट करी। फिर आपने मिड ऑन मिड ऑफ से ले लिया तो वहाँ पर आप सिंगल करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते गए। तो अच्छी स्टडी दोनों की रही और अर्ली ऑन यही रहेगा कि अगर मजीद ये पार्टनरशिप लगाएं अर्ली मॉर्निंग में सुबह जाके, तो कोई प्लेयर अगर आउट ना हो तो ये प्रेशर डाल सकते हैं श्रीलंकन टीम। ठीक है, और जो सरफराज ने इनिंग खेली है थोड़ा एग्रेसिव नजर आए, गो के उन्होंने 3000 रन मुकम्मल कर लिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन उनसे कहीं ज़्यादा थी कि क्योंकि रिजवान जैसा बैटर और विकेट कीपर बाहर बैठा है, तो सरफराज आपको लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा कर गए? देखिए एक मेन शॉट तो स्वीप है उनका, अगर हम देखें तो स्पिनर्स को जो है टाइम जितना भी शॉट कर रहे होते हैं ज़्यादातर बजाय इसके रोकने की हेजिटेशन होती है बैट्समैन को, तो स्ले पे बॉल ना लग जाए या शॉर्ट लेग पे ना चले जाए बॉल, तो उसको स्वीप पर टाइम करते हैं हम। मगर स्वीप 1 और 2 दफ़ा आप कर सकते हैं स्पिनर पे, अदरवाइज स्पिनर आपको रीड कर लेता है। और जयसूर्या जिस तरह के उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए 83 रन दे के, और जब वो बॉल करें तो आम बॉल बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अगर 1-2 स्वीप अगर आप मारते हैं तो बॉलर के पास 6 बॉलें होती हैं, बैट्समैन के पास 1 बॉल होती है और वहाँ से वो ट्रैप करते हैं। यही हुआ कि 1-2 बॉलें उन्होंने फ्लाइट थोड़ी दूर की थी, जो उसमें स्वीप मारे सरफराज नवाज ने, जो है सरफराज ने शॉट भी खेला बैकफुट पे जाके, मगर जहां आम बॉल हुआ वो एलबीडब्ल्यू हो गए, तो थोड़ा सा जल्दी कर गए और यही मैसेज भिजवाना चाह रहे थे कि बीच में कि आप तेज खेलें, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जहां वो आउट हुए। अगेन अगर ऐसी पोजीशन आएगी सेकंड इनिंग उनके लिए आएगी और वहां वो परफॉर्म करें, क्योंकि टेस्ट टीम में अभी तक खेल रहे हैं और लास्ट साउथ अफ्रीका गेम में सेंचुरी की, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले, तो अपनी जगह बरकरार रखने में उनको एक टॉप स्कोरिंग लंबे रन करने चाहिए सरफराज। आपको क्या लगता है अभी जिस पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में उतरी है, क्या अभी हमने देखा 101 पे 5 हमारे आउट हो गए, एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई सऊद शकील की और सलमान आगा की, तो क्या अगले मैच में आप देख रहे हैं कोई तब्दीली, कोई बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर आप देख रहे हैं कि हसन अली को या किसी को खिलाया जाए? देखिए अभी तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है और काफ़ी मेरे ख्याल में देर बाद ये टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं। शाहीन शाह भी वापस आए, उन्होंने अपनी विकेट्स ली और उनको भी जो ट्रिब्यूट किया रिजवान ने भी, उसके बाद 3000 रन सरफराज ने भी कर दिए और काफ़ी जो है हज और उम्रे पे प्लेयर्स गए थे, उसके बाद कैंपिंग हुई इनकी कराची में भी सारी। यहाँ पर अभी पहला टेस्ट मैच है, अभी पहला मैच टेस्ट मैच पूरा नहीं हुआ, अगर जीतेंगे तो मेरे ख्याल में एक आध चेंज कर देंगे विनिंग कॉम्बिनेशन बना के। और अगर नुमान जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, अबरार है इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, उनको एतमाद दिया गया है, फिंगर बॉल भी कर रहे होते हैं वो, तो पहला टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली। कोई भी कप्तान होता है तो वो कोशिश करता है कि अपने आप को सेव करें और विनिंग कॉम्बिनेशन में आए। उसके बाद फिर चेंजेस में आपके पास डगआउट में जो प्लेयर्स बैठे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से रिप्लेसमेंट शायद स्पिनर एक कम करके आप जो है फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, या अगला टेस्ट अगर कोलंबो में होगा तो वहाँ पर चेंज ऑफ पेस कर सकते हैं कुछ भी आप। ठीक है, ऐसा ना आप खुद भी जब खेलते थे, हमारे माजी में कुछ ऐसे बैट्समैन रहे कि बैटिंग के साथ साथ वो पार्ट टाइम लेग स्पिन बॉलिंग भी करते थे, आप भी लेग स्पिन करते थे, अहमद शहजाद भी लेग स्पिन कर लिया करते थे, इमरान फरद भी लेग स्पिन करते थे, अजहर अली तो आए ही लेग स्पिनर थे। आपको लगता है कि लेग स्पिनर की कमी अब महसूस हो रही है? बिल्कुल लेग स्पिनर की कमी महसूस हो रही है यहाँ पर। एक टाइम पे तो रियासत शाह देखें टॉप बॉलर थे आपके पाकिस्तान के। नहीं, मैं इसलिए इस सवाल से बात करूँ कि हमारे बैट्समैन भी लेग स्पिन कर लिया करते थे ना। हाँ बैट्समैन भी बिल्कुल लेग स्पिन करते थे, मगर अभी तो देखें आप वो जिस तरह अबरार बॉल कर रहे हैं, फिंगर बॉल कर रहे होते हैं, अगर लेग स्पिनर प्रोड्यूस करना है आपको तो जो नीचे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यंग प्लेयर हैं, उनको चांस देना चाहिए। और फिर मैंने ये भी बताया कि जिस तरह से ट्रम्प कार्ड लेग स्पिनर होता था एक ज़माने में, मगर अब ये कि ट्रम्प कार्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर होना शुरू हो गए, तो डिपेंड करता है जो स्क्वाड बना हुआ खेलने जा रहे हैं वहाँ पर। पार्ट टाइम बॉल तो 4-5 ओवर के लिए आ जाता है टेस्ट क्रिकेट में, मगर प्रॉपर बॉलर चाहिए होता है आपको। शॉर्ट लेग होता है, शॉर्ट गली लगा होता है, साथ में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर होते हैं, तो यहाँ पर इंजरी का भी शिकार होते हैं अगर लूज बॉल करें आप। मेन बॉलर होता है जो आप ग्रिप से बॉलिंग करें और बैट्समैन को जो है स्ट्रगल कराएं, आप स्ट्रेच कराएं, तो वहाँ पर जाके एक लाइन बनती है लेग स्पिनर की। तो मेरे ख्याल में जीतेंगे अगर ये टेस्ट मैच या कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा तो वहाँ पर आप फिर खिला सकते हैं। ठीक है, हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस टेस्ट मैच को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और भी दीगर मुद्दे हैं। एमए कप टूर्नामेंट जारी है, इसके साथ साथ इंडिया ने राहुल द्रविड़ को एशिया कप और वर्ल्ड कप के तनाजुर में आराम देने का फैसला कर लिया। खुद भी हसन रजा बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, किस तरह से डिसीजन को देखते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं टेस्ट मैच के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट से जुड़े दीगर मुद्दों को कि जहां पे मिसबाह उल हक ने एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, खेलना चाहिए, जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज होगा वहाँ पर जाकर खेलने से। हसन, आप बड़े करीबी रहे हैं मिसबाह के और काफ़ी आपने टूर भी मिसबाह के साथ किए हैं। ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है मिसबाह की जानिब से जो आया है, किस हद तक जो है आप समझते हैं? वैसे तो आम पब्लिक की भी राय यही है कि पाकिस्तान को
जाना चाहिए, वहाँ पे खेल कर दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान में कितना दमखम है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तो मिर्जा के साथ भी खेले हैं, हर बंदे का अपना व्यू होता है, वीक पॉइंट होता है, आप इरेज करते हैं अपना पॉइंट। मगर इंडिया खेलने वो गए हुए, खुद भी फैन फॉलोइंग में उन्होंने भी देखी हुई है, हमने भी देखी किस तरह की है। मगर स्टूडेंट कुछ गए हुए थे, वहाँ पर देखा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों को जो है वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती। तो पोलिटिकली हालात अगर देखें, आप सिचुएशन देखें तो वो बड़ी ख़तरनाक चल रही है इस टाइम पे बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान की। और वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो देना पड़ेगा आपको। फिर डिफरेंट ग्राउंड जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर हम दिल्ली में चले जाएंगे, हैदराबाद में जाएंगे तो वहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी टेक केयर हो जाएगी मेरे ख्याल से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप अहमदाबाद जैसी जगह पर जाते हैं या कहीं और दूसरी जगह पर जाते हैं, हम गए हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये पूरा एंटायर टीम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चेयरमैन साहब अभी आए, चेंज हुए हैं, तो वो उनकी मुशावरत से BCCI के चेयरमैन, उनकी मुलाकात भी हुई दुबई में इन लोगों की भी, जिसमें ये लोग साउथ अफ्रीका गए हुए थे एज ए चेयरमैन पाकिस्तान के भी, और वहाँ के भी BCCI के चेयरमैन भी आए, उन्होंने डिस्कस करी। ये किसी के कहने से चीज़ें हल नहीं होती हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो आए चेयर पर बैठे हुए हैं वो डिसाइड करेंगे किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जैसे हम इंडिया में 97 में, मैं याद है इंडिया में हम गए थे जब शहीद अहमद भाई ने 194 किया चेन्नई में, और जब मैच हुआ तो उसके बाद मेरे ख्याल में 11 बजे हमारी बसेस वापस चली जाती हैं, ऑलमोस्ट हम 3:30 बजे वहाँ ग्राउंड से निकले रात के। तो ऐसी चीज़ें उस दौर की 97 की बात बता रहा हूँ मैं, आज से कोई 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 28 साल। तो अब तो क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान का। अगर दुबई में आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं या डिफरेंट वेन्यू पे खेलते हैं तो चले, वहाँ पर कॉन्सेप्ट, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का सिस्टम अलग होता है। मगर इंडिया पाकिस्तान का रेशियो तो ऐसा चल रहा है इस वक्त कि आपके प्लेयर्स भी खतरे में रहते हैं, उसके बाद जो ऑफिशियल मीडिया की टीम जाती है वो भी खतरे में रहती है, और उतार चढ़ाव दोनों तरफ से चलता रहता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चेयरमैन साहब अभी आए हैं, ज़का अशरफ साहब, वो देख रहे हैं कि इंटायर टीम जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं, PCB के लोग हैं, वो क्या लाएमत पेश कर रहे हैं और क्या ICC डिसाइड करेगा जब जाके पाकिस्तान में खेलेगी। ऑलराइट, अच्छा भी हसन बात करते हैं, हालांकि मेरा कप ऑफ टी नहीं है कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन अगर हमारे नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो पाकिस्तान के और इंडिया के, तो आपको मालूम होगा कि अब तो लोग मैच देखने के लिए नेपाल के रास्ते भी इंडिया में पहुंच रहे हैं ताकि जो है वो क्रिकेट को फॉलो कर सके। तो इंडिया पाकिस्तान मैच की इतनी हाइप है कि इस तरह से भी लोग इलीगल भी जो है वो इंडिया पहुंच रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैच देखने के लिए वहां तक पहुंचे हुए। हसन, आप खेले हैं इंडिया में, जब आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि जी क्रिटिसिज्म हो रहा होता है या पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे होते हैं, दूसरी तरफ एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि अहमदाबाद में बड़ी तादाद में मुसलमान होंगे तो पाकिस्तान को वहाँ पे फेवर मिलेगा और इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है या टॉन्ट वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, सब जगह होगा, मैंने बताया। अगर मिसाल के तौर पर दुबई में हम रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो मेजोरिटी मुसलमानों की भी है बहुत ज़्यादा वहाँ पर, और इंडियंस की भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप स्पोर्ट्स सिटी में दुबई में जाके देखें तो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर, और सीरीज जो भी होती है पूरा ग्राउंड पैक होता है, जैम पैक होता है, और दुनिया से वहाँ लोग देखने के लिए आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मैच। तो यही कंडीशन जो है वो वहाँ पर रहती है। इंडिया में भी जब हम खेलने गए, चेन्नई में गए, चंडीगढ़ में जाते हैं, बॉम्बे में गए, अगर कैलकाटा ईडन गार्डन का ग्राउंड है वहाँ पर बहुत रश रहता है, मद्रास के लोग हैं काफ़ी वहाँ पर आते हैं, पाकिस्तानी लोग लोकल वहाँ पर देखने आते हैं। के आपस में एक दूसरे को कर रहे होते, स्लेजिंग कर रहे होते? देखिए, स्लेजिंग तो होती है, और जिस तरह से जब से शाहीन शाह अफरीदी आए, स्ट्राइक रोटेट उन्होंने बॉलिंग में किया है शुरू में, तो वो 90s की यादें ताज़ा कर दी उन्होंने, जब वसीम अकरम भाई या अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप तो बहुत छोटी उम्र के थे, तो कभी ऐसा आपके साथ कोई ऐसी स्लेजिंग हुई कि इंडिया के किसी प्लेयर ने आपको कुछ कहा? मुझे होती थी, बिल्कुल हुई है। कैलकाटा ईडन गार्डन में जब हम फील्डिंग कर रहे थे, मैं फील्डिंग कर रहा था, 12 में था वहाँ मैच में, तो उस टाइम पे स्लेजिंग हुई है वहाँ पर काफ़ी। और श्रीलंका से हमारा मैच था, राणा टूंगा और जयसूर्या उस टाइम पे खेल रहे थे, बड़े क्लास के प्लेयर होते थे। मार्वन अटापटू जो है वो भी बैटिंग कर रहे थे वहाँ पर उस टाइम पे, तो मैं भी डीप फाइन लेग पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ स्लेजिंग पे पड़ी बहुत ज़्यादा। मेरे सीनियर प्लेयर्स से उस टाइम पे, वो जो यंग प्लेयर थे, हम लोग पीछे जाके खड़े होते थे, सीनियर्स जो है सर्कल के अंदर खड़े होते थे क्योंकि हिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पर। तो वहाँ से बोटलें भी फेंकी थी, और वहाँ पर जाके जो 6 और 4 के जो बोर्ड होते हैं वो भी थ्रो करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे जो है इंडिया को हम राउंड से बाहर कर रहे थे, और 3 नेशन सीरीज चली थी, श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो बिटवीन आ रहा था विनिंग कॉम्बिनेशन में वहाँ पर ईडन गार्डन में कलकत्ता में। तो स्लेजिंग होती है बहुत ज़्यादा, और जब स्लेजिंग हुई थी तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना, डीप बाउंड्री पे जब खड़े होते हैं। अगर याद हो, सचिन तेंदुलकर जब कराची में खेले थे, उनको बोतल एक थ्रो की थी, मुझे याद है उस मैच में वहाँ बिल्कुल वहाँ पर थ्रो की थी, तो वहाँ कंप्लेन भी हुई थी, और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते गए। फिर उसके बाद कनाडा सारा कप में अगर याद होगा आपको कि इंजमाम भाई की जो है वहाँ पर जो उस टाइम जो स्लेजिंग हो रही थी, मेगाफोन अलाउ होता नहीं है, वैसे मेगाफोन अलाउ हो गया था, तो वहाँ पर बैट लेकर आ गए थे ग्राउंड में। जी मोहम्मद हुसैन जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनकी जन्नत नसीब करे। ये अभी बात करते हैं सईद अनवर की इनिंग की, तो उसमें भी जो मोहम्मद हुसैन उस मैच का भी हिस्सा थे। और अभी ये 12 मैन की बात करें तो मुझे इनकी बातों के दौरान याद आ गया कि सहारा कप में जो उन्होंने ब्रायन लारा का कैच लिया था, वन ऑफ द बेस्ट एवर कैच
इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो हसन रजा ने लिया था। वक्त का मैं वरना आपको दिखाते हैं वो कैच जो उन्होंने लिया था, लेकिन हम गाए बगाए उस कैच को ज़रूर दिखाते हैं अपने शोज़ में। हसन ये बताएगा कि अब जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उस दिन 15 अक्टूबर भी है, बाबर आजम की सालगिरह भी है, बड़ा स्पेशल एक मैच होने वाला है, लोगों की बड़ी इस पर तवक्कात हैं, बड़ी उसकी पे निगाहें। स्पेशल तो मैच होता है, ज़ाहिर बात है इंडिया और पाकिस्तान का, फिर बाबर आजम जैसे प्लेयर खेल रहे हैं और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हैं अगेंस्ट सामने, और के राहुल जैसे प्लेयर्स हैं, ये लोग सारे खेल रहे होते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से हाई वोल्टेज रहता है, आपको पता है। मगर प्लेयर की एक चीज़ अच्छी है और बाबर आजम की एक चीज़ अच्छी है कि कंसंट्रेशन क्रिकेट में रहती है उनकी। और हम लोग भी जब ग्राउंड में खेलते हैं तो ज़ाहिर बात है बाहर से वोटिंग बिजी होती हैं, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, मगर कंसंट्रेशन हमारी क्रिकेट में होती है। और जो भी बैट्समैन होता है टॉप क्लास जैसे बाबर आजम प्लेयर हैं, तो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी चीज़ होती है, उनकी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है। वो कहते हैं कि डजंट मैटर, बाहर की बहन की जो चीज़ें होती हैं वो हमने फॉलो नहीं करते, और प्लेयर का काम यही होता है अपने लिए खेलना, टीम के लिए और कंट्री के लिए खेलना। परफॉर्मेंस देंगे और टीमों को हराएंगे तो वहाँ से रिजल्ट अच्छा आते हैं पॉजिटिव। तो ये प्रेशर आज चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजी किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की? अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि अभी शाहीन शाह अफरीदी को लोग कह रहे थे कि शायद ना खिलाएं टेस्ट मैच में क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप बड़े इवेंट आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को बतौर कोच उन्होंने आराम दे दिया कि एशिया कप भी आ रहा है और साथ साथ जो है वर्ल्ड कप भी आ रहा है। और वीवीएस लक्ष्मण प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने टॉप स्टोरीज में दिखाया कि वो जो है वो कायम मुकाम कोच होंगे। तो अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, आपको लगता है कि इंडिया दुरुस्त संद में जा रहा है? देखिए इंडिया में रवि शास्त्री, उससे पहले बहुत सारे दीगर कोचेज़ हैं वो आते रहे, और फिर लक्ष्मण बहुत बड़े प्लेयर नो डाउट, उसके बाद सहवाग जैसे प्लेयर्स थे, वो असाइनमेंट पे अभी तो नहीं आए, मेरे ख्याल में कोई असाइनमेंट नहीं की उन्होंने इंडिया की तरफ से। मगर द्रविड़ ऐसे हैं कि जिन्होंने अंडर 15 से ग्रास रूट लेवल से लेके ना अपने इंडिया में काफ़ी जो है परफॉर्मेंसेज और काफ़ी जो चीज़ें डिलीवर की हैं एज ए कोच, तो वापस वो आ रहे हैं। उसके बाद अगर वो उनको रेस्ट दिया गया तो लक्ष्मण ऐसे प्लेयर हैं, वो भी नो डाउट बड़े प्लेयर हैं। तो BCCI जो बोर्ड है, भारत क्रिकेट बोर्ड, वो डिसाइड कर रहा है कि रणजी ट्रॉफी हो गई उनकी लोकल। लेकिन हसन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, द्रविड़ हो या वीवीएस लक्ष्मण हो, ये दोनों बड़े ट्रेडिशनल प्लेयर थे। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भी, आप खुद भी बात करते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से शायद मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से वीवीएस लक्ष्मण का स्टाइल या द्रविड़ का स्टाइल सूट ना करता हो। वहाँ पे सहवाग जैसा स्टाइल चलता है, वहाँ पे गंगोली तेज खेलते थे उन जैसा अंदाज चलता है, या विराट कोहली टाइप का स्टाइल चलता है। आपको लगता है कि थोड़ा ट्रेडिशनल कोचेस रखे हुए भारत ने? देखिए रखे हुए थ्रू आउट पूरे। दूसरी तरफ मैं सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं, जो उनके बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, वो भी कोई इतना नामी गिरामी नाम नहीं है। हाँ, रणजी ट्रॉफी खेलते रहे, डोमेस्टिक में काफी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और इंटरनेशनल कैरियर। और आशीष चोपड़ा जो उनके बहनोई भी हैं, वो आशीष चोपड़ा के जी बिल्कुल, वो भी उस दौर में खेलते रहे। और क्रिकेट हमारे दौर में 90s में जब CRM का हम खेलने गए थे इंडिया में, वहाँ भी खेलते रहे। इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का उनका जो है एक्सपीरियंस नहीं है एज ए कोचिंग में भी, मगर फिर भी वो उनकी जो है जितना डिसीजन है भारत क्रिकेट बोर्ड का होता है कि किस फॉर्मेट पे वो प्लेयर अपने साथ कोचेस को लेके चल रहे हैं, अंडर 19 में लेके चल रहे हैं। द्रविड़ ने काफ़ी काम किया हुआ है इंडियन क्रिकेट में 19 लेवल पे, तो इसलिए ज़्यादा उनको रेस्ट दे दिया होगा। मगर कंट्रोवर्सियाँ उनकी अभी काफ़ी चल रही हैं भारत क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी का मेयार भी ऐसा है कि वहाँ पर एक वीक में कौन होता है, दूसरे वीक में कौन होता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है वहाँ पर। और उसके बाद आपने बात करी कि शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट अभी इंग्लैंड में सीजन खेल के आए, बड़ा अच्छा उनका जो है वो, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक हैट्रिक भी कर रहे थे इंग्लैंड में, और जब काउंटी खेले वहाँ पर परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग यॉर्कर बॉले की। तो मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में वो खेल रहे होते हैं क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट भी खेलने वापस आए अभी, और फिर वनडे भी खेल रहे हैं। तो इंजरी से वापस होके आए, मगर मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए। जो स्लॉट में यंग प्लेयर जो आपके पाकिस्तान के आ रहे हैं, शाहीन जी की टीम जैसे जिम्बाब्वे खेलने गई, जिनमें से फास्ट बॉलर पिक करें, उनको चांस दें, और अपनी रोटेशन पॉलिसी को अच्छा करें ताकि वहाँ पर प्लेयर को रेस्ट भी मिलता रहे और उसका नियम बदल भी रहे आपके साथ बैकअप प्लान। क्विकली मुझे बताएगा कि मैं और भी 2-3 टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। ये जो पाकिस्तान शाहीन गई है, बड़ी एक मजबूत टीम भेज दी, आपको लगता है मजीद यंगस्टर भेजने चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भेज दिए हैं? यंगस्टर भेजने चाहिए। आप जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं प्लेयर्स, और जब डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, प्लेयर रीजन से खेल रहे हैं, तो स्लॉट में बहुत सारे प्लेयर्स हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो मैं समझता हूँ कि उनको अभी से प्रमोट करना चाहिए। उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका, आजकल के यंग प्लेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गिव अप कर जाते हैं, कहीं आगे पीछे नाम नहीं आता उनका, तो इसलिए उनको चांस देना चाहिए ताकि एक लूप में रखें, स्क्वाड में रखें। और NC अकेडमी, क्योंकि ऐसा ना इंडिया ने बड़ी यंग टीम भेजी है, और UAE की हर टीम ही वैसे भी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इंडिया अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ही यंग टीम भेजी, कोई नामी गिरामी प्लेयर नहीं है उनके साथ। देखें वो इसलिए यंग टीम भेजते हैं क्योंकि IPL में भी देखें आपके यंग प्लेयर को प्रोड्यूस करते हैं। यंग प्लेयर जितने भी होते हैं फ्रेंचाइज में, उनको पिक करके उनको चांस देते हैं। और अगर प्लेयर को किसी को 18 साल में 20 साल में चांस देते हैं तो 1 आध साल वो अच्छा खेलता है, फिर उसके बाद उसका जो मुतबादिल प्लेयर होता है उस पर रिप्लेसमेंट मिल जाती है आपको। न सिर्फ ये कि 30 साल के प्लेयर की रिप्लेसमेंट मिलेगी, आपको रिप्लेसमेंट जल्दी मिल जाती है अच्छे प्लेयर की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पाकिस्तान भी ये पॉलिसी जैसे इंग्लैंड की है, साउथ अफ्रीका की है, ये पॉलिसी को अपनाएगा तो उनको चांसेस होते हैं आगे। जो प्लेयर हमारे सीनियर होते हैं, यंग प्लेयर की बात की, अभी
वक्त कम है और यंग प्लेयर को हसन रजा भी बड़ा जो है वो डेवलप करते हैं। इनकी अकेडमी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। अपनी ज़रा अकेडमी के बारे में बताइए कि अभी तक कहाँ तक पहुँची और आपके साहबजादे माशाल्लाह अभी मेगा स्टार जो लीग हो रही है उसमें भी ट्रायल में कामयाब हुए हैं। हाँ जी, अभी इमर्जिंग प्लेयर्स से और पूरे फॉर्मेट में पाकिस्तान में ट्रायल लिए गए। पिंडी से रीजन अंडर 19 शायान रजा खेले हैं और उन्होंने विकेट्स लिए। उनके साथ जूनियर प्लेयर्स थे वो खेले हैं। अभी बांग्लादेश अंडर 19 के प्लेयर्स गए हुए थे, 4 प्लेयर्स थे वो, उन्होंने जो है वो भी पार्टिसिपेट किया था और केएल पे मैचेस हुए उनके। अच्छी बॉलिंग भी करी। तो कोशिश यही होती है कि अभी 18 साल उम्र है और मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और कंट्री से खेलें, फिलहाल पाकिस्तान के लिए खेलें। अच्छा, आपने कहा कहीं और, क्या कहीं और से ऑफर है? हाँ, कहीं और से भी ऑफर है, बाहर भी, और बाहर से भी ऑफर आती है, मगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितना एक्सपीरियंस लेके खेलें तो अच्छा होता है। अपनी कंट्री है और अपने शहर है, अपनी कंट्री के लिए खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलेंगे तो वहाँ पर जरूर फायदा कॉम्पिटिशन नहीं है कोई बाप बेटे में कि इस उम्र में तो यार 18 साल में तो टेस्ट क्रिकेटर बन गया था। 14 साल में बना था, मगर उस टाइम पे रीजन क्रिकेट अच्छी होती थी। हमारा पाकिस्तान ग्रास रूट लेवल बड़ा स्ट्रांग होता था। क्लब लेवल, स्कूल लेवल हमने बहुत ज्यादा खेली, वहां से हम पिक होकर फिर आए। 7 जोन होते हैं कराची में, वहां से जोन में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी। फिर अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला, वहां से परफॉर्म करके, मगर अब बच्चों के लिए काफी चांसेस हो गए। अगर एक सिटी से नहीं खेलते तो आप कहीं लीग जाके खेल लेते हैं, लीग से नहीं खेलते हैं फ्रेंचाइज से खेल लेते हैं। तो ये है कि शायद आजम मेहनत कर रहे हैं पूरी और कोशिश करेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और बैट्समैन भी, ऑलराउंडर, और पाकिस्तान के लिए खेलें, अपनी कंट्री के लिए खेलें। और जितने और जूनियर लड़के खेल रहे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, उनको चांसेस मिलने चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 17-18 साल के बच्चों को मोटिवेशन दे, उनको एक लूप में रखे और सिफारिश से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। प्लेयर की जो मैनेजमेंट है, प्लेयर के कोचेज हैं, उनको वो मौके देने चाहिए प्लेयर्स को जो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, सिफारिश की बात की, अभी हमने देखा जब GTV जो था वो एसोसिएट था कश्मीर प्रीमियर लीग में, ओवरसीज वॉरियर के साथ आप भी मुंसलिक थे और जी स्पोर्ट्स और GTV भी मुंसलिक था। ग्रास रूट पे आपने भी बड़े काम किया। अभी सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, आपको क्या लग रहा है सिंध प्रीमियर लीग से कितना टैलेंट सामने आएगा? क्योंकि सिंध के प्लेयर्स को एक हमेशा से एक शिकवा रहता है और जो किसी हद तक जायज़ भी है कि वो प्रॉपर मौके नहीं मिल पाते। आप जाहिद महमूद को देख लें, आप शर्जील खान को देख लें, इस तरह से वो राइट ऑफ किए गए जिस तनाजुर में किए गए। इसके अलावा अजीम घुम्मन पाकिस्तान के लिए इतना नहीं खेल सके, शायद कमरानी दे नवाब शाह के वो इतना नहीं खेल सके, काशिफ भट्टी टीम के साथ टूर कर करके बैठ गए। तो किसी हद तक शिकवा जायज़ भी है। ये जो सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, नासिर शाह साहब का, मुर्तज़ा वहाब साहब का और साथ साथ यहाँ पे आरिफ मलिक साहब का जो KPL से भी वाबस्ता रहे, ये किस तरह इस इनिशिएटिव को देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि पाकिस्तान टीम, मैंने बताया कि अगर टीम में जो 23 करोड़ की आवाम में 11 प्लेयर होते हैं खेलते हैं और टोटल अगर 16 सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान टीम के लिए टूर पे, तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स और लीग्स वगैरह खेल होते हैं। तो SPL जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, 6 टीमें इसमें बनेगी। मिसबा और शुएब मलिक और अब्दुल रज़ाक भाई, शाहिद आफरीदी, जितने भी लोग हैं, बड़े आइकॉनिक प्लेयर हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो अच्छा मोटिवेशन होगी प्लेयर्स के लिए। हमारे दौर में 90s में ये चीज़ें नहीं थी। अगर मिसबा भी देखें, डोमेस्टिक में खेल के आए, 8 टीम्स के टूर किए, हमने भी किए, और जितने भी प्लेयर्स थे वो बड़ा स्ट्रगल करके आए डोमेस्टिक में। अब लीग्स ये होती है कि अगर लीग्स कोई फ्रेंचाइज खेल रही हैं, वहाँ पर आपको चांस मिल रहा है, वहाँ परफॉर्म करेंगे तो आप मंजर यहाँ पर आते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हसन नवाज एक प्लेयर है, इस्लामाबाद में खेलते हैं और क्लब क्रिकेट खेले थे, एक सीजन उन्होंने गुजारा कश्मीर लीग में, उसके बाद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर बन गए। मुबस्सिर ऑफ स्पिनर है, ऑलराउंडर है, वो इस्लामाबाद से खेल गए। यासिर खान थे, वो कोयटा ग्लेडियर्स से खेल गए, वो भी क्लब क्रिकेट खेले थे इस्लामाबाद पिंडी में। तो यही चीज़ें हैं कि शाहनवाज दानी अगर लड़काना में खेलते हुए आए, मंजर यहाँ पे आए, PSL में खेले मुल्तान सुल्तान के लिए और वो मंजर यहाँ पे आ गए। तो SPL का ये इनिशिएटिव है कि इसमें प्लेयर अगर सेलेक्ट होंगे और क्रिकेटर जितने भी हैं उनको चांसेस देने चाहिए। जो हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं पुराने, उनको लेके आए कोचिंग स्टाफ में और चांसेस दें। और जाजिब आलम जैसे लोग हो गए, वो टीमें बना रहे हैं इसमें, वो उनके अंदर मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आरिफ मलिक साहब हैं, वो एक इनिशिएटिव लेके आए इन प्लेयर्स को, और जो जितने भी जो इसको ओन कर रही है सिंध के जो गवर्नर्स हैं, लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें प्लेयर्स को मौका मिले तो वो मंजर आम पे पाकिस्तान के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा समझ आ रहे हैं, क्योंकि सिंध में बड़ा पोटेंशियल है। कुछ नाम तो इन्होंने ले लिए, लेकिन चूंकि मैं ग्रास रूट क्रिकेट से थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी है, थोड़ा मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, ग्रास रूट क्रिकेट से थोड़ी मालूमात भी है। मुश्ताक कलड़ो सक्कर के फास्ट बॉलर हैं, तेज़ रफ्तार बॉलर हैं, अगर इन पर निगाह डाली जाए तो काफ़ी तेज़ रफ्तार बॉलर है। इसके अलावा आमिर बरोही, जब शाहनवाज के शहजादे जो राशिद लतीफ़ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, टूर्नामेंट कराया था, उसमें आमिर बरोही ने बड़ी उम्दा सीम और स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा किया था। आमिर बरोही बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। हैदराबाद के एक प्लेयर हैं सुलेमान खान, साद खान हैदराबाद के प्लेयर हैं कि जिन्होंने डेब्यू पे HBL के लिए खेलते हुए 50 रन किए थे। अभी गुज़िश्ता सिंध की टीम से भी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। फिर हैदराबाद के दानियाल राजपूत हैं, जो सिंध के शहजादे कैंपेन हुई थी, उसमें वो बेस्ट बैट्समैन बने थे, उनको मोटरसाइकिल इनाम में मिली। सिंध में बहुत टैलेंट है और यही वजह है कि सिंध प्रीमियर लीग का इनिशिएटिव लिया गया, जो एक बड़ा अच्छा साइन है। कल का शो हमारा सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से भी होगा, जिसमें अभी इस तरह हसन रजा ने बात की, जाजिब आलम साहब जो बड़े
हुए रवा हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, कल के शो का हमारा हिस्सा होंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि सिंध प्रीमियर लीग के क्या मकासद हैं, क्या अगराज़ व मकासद हैं सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। इसके साथ साथ कल के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट मैच के अगले दिन को भी। हसन, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमें हमारे साथ बजरिया टेलीफोन कॉल, बजरिया वीडियो लिंक या अपनी प्रेजेंस यहाँ पे हमें शो करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हसन रज़ा और अली सलमान को इजाज़त दीजिए। पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।